जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत बेहतर, बहुत अच्छे होंगे। दिस इज आशीष त्रिपाठी एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम वाला। दोस्तों आज हम फरवरी महीने का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स यहाँ मंथली के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया सभी लोग फटाफट यहाँ अटेंडेंस लगा देना, भैया सेशन इंपॉर्टेंट है। तो आज हम मंथली करंट अफेयर्स में दोस्तों फरवरी जो महीना है उसका करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर चर्चा होने वाली है। और वो कहते हैं ना कि आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देंगी, सफर जारी रखो। तो सफर आपको हमें कहीं ना कहीं जारी रखना होगा। दोस्तों चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर को किस अर्धसैनिक बल में आईजी दोस्तों है ना के रूप में नियुक्ति दी गई है। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम बीएसएफ के नाम से जानते हैं। तो बीएसएफ में दोस्तों मकरंद देउस्कर जो कि इंदौर के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, इनको दोस्तों बीएसएफ में यहां पर आईजी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अभी राकेश गुप्ता का नाम आता है, जिनको फिलहाल दोस्तों इंदौर में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति इनकी देखने को हमें मिल रही है। तो फिलहाल मकरंद देउस्कर का नाम दोस्तों बीएसएफ में हमें आईजी के रूप में मिल जाएगा। इन्हें 5 साल के लिए ये जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। इसके अलावा 10 माह पहले ही दोस्तों इन्होंने इंदौर पुलिस कमिश्नर इनको यहां पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अब ये जिम्मेदारी इनकी यहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों बीएसएफ में आईजी के तौर पे। ठीक है, बीएसएफ जिसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसकी स्थापना सन 1965 में की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व वेटलैंड दिवस है ना 2024 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस शहर में इसका हमें आयोजन देखने को मिलता है। और आप सभी को पता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे ये हम 2 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है। और वेटलैंड हमारे भारत में कितने, पहले ये 75 थे, लेकिन अब ये आंकड़ा दोस्तों हमें यहां पर दोस्तों 80 का देखने को मिल रहा है, 80 का देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। और इंदौर शहर में दोस्तों यहां पर मैं सिरपुर यदि वेटलैंड की बात करता हूं तो फिलहाल दोस्तों यहां पर हमें ये विश्व वेटलैंड दिवस दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत यहां पर हमें देखने को मिलेगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे फिलहाल डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका नाम आएगा। और यदि मैं केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री की यहां पर बात करता हूं तो उनका नाम दोस्तों अश्विनी चौबे का देखने को मिलेगा, जिनको एक विशेष अतिथि के रूप में यहां पर देखने को नियुक्ति यहां पर दोस्तों मिल जाती है। ठीक है, इनके द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करें 2 फरवरी को हम यहां पर विश्व वेटलैंड डे मनाते हैं, जिसको हम दोस्तों आर्द्रभूमि दिवस के रूप में जानते हैं। और ये दिवस दोस्तों 1971 में 1971 में ईरान का एक शहर है जिसको हम रामसर के नाम से जानते हैं, वहां पर दोस्तों ये हमें सम्मेलन या संधि देखने को मिलती है। तब से वहां पर नाम हमें इसका रामसर साइट्स का देखने को मिल जाता है। इसमें दोस्तों जो खास तौर पे तालाब हैं या ऐसे स्थान हैं जो नमी वाले हैं, उनके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं है ना अवेयरनेस की यहां पर बात की जाती है। और इसकी थीम क्या है, तो थीम याद रखना यहां पर इस बार की वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ये दोस्तों हमें इसकी इस बार की थीम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जब हम बात करेंगे वेटलैंड डे की। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने 2 नए रामसर स्थल जोड़े हैं। तो अब तमिलनाडु राज्य में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है। एक बार सभी लोग मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का मुझे डायरेक्ट आंसर दे दें कि भैया आंसर क्या होगा। अब तमिलनाडु में रामसर साइट कितने हो गए, जबकि 12 है, 14 है, 16 है और 18 दोस्तों यहां पर हमें नाम देखने को मिलेगा। यानी अब संख्या हमें टोटल दोस्तों कितनी देखने को मिलेगी, एक बार सभी लोग डेटा बता देना। चलो तो यहां पर 12 भी है, 14 भी है, 16 है, और इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूंगा तो ये नाम दोस्तों हमें अलग अलग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, 18 भी हमें देखने को मिल रहा है। चलो भैया सभी लोग आंसर दे देना, कितनी हो गई है अब संख्या। तो पहले ये संख्या दोस्तों कितनी थी, तो 14 थी, लेकिन अब कितनी हो गई है, 16। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 दोस्तों रामसर जो साइट्स हैं वो तमिलनाडु में हमें अब यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें दोस्तों नीलगिरी में लॉन्गवुड 16 रिजर्व का नाम आता है, और अरियालुर में दोस्तों कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य का नाम हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो ये संख्या अब कितनी हो गई दोस्तों, तो ये संख्या हमें यहां पर 16 देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, भारत की यदि मैं बात करूंगा तो भारत में टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई है, तो इनकी संख्या 80 हो गई है।
पहले ये संख्या कितनी थी, तो पहले ये संख्या में 75 देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये संख्या कितनी होगी, 80। यानी अब टोटल रामसर साइट्स कितने जुड़ गए हैं, तो 5 रामसर साइट दोस्तों यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसमें कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व का दोस्तों नाम हमें तमिलनाडु से देखने को मिलेगा, जिसमें 2 नाम तमिलनाडु से हैं। और यदि मैं कर्नाटक की बात करूंगा तो यहां पर अंक समुद्र पक्षी संरक्षण दोस्तों, और यदि मैं अघना सिनी मोहाना की बात करता हूं और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व की बात करता हूं जो कि कर्नाटक में, तो कर्नाटक में 3 रामसर साइट्स हो गए और तमिलनाडु में 2 हो गए। तो ये संख्या दोस्तों हमें यहां पर 5 देखने को मिल जाती है। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 80 हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तमिलनाडु में दोस्तों हाल ही में 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि इसमें मध्य प्रदेश का हमें कौन सा स्थान देखने को मिलता है, 13th है, 14th है, 15th है, या फिर दोस्तों यहां पर 16th नंबर हमें देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश को दोस्तों यहां पर जो स्थान मिला है वो 14th देखने को मिलता है, जबकि इसकी मेजबानी कहां पर हुई है, चेन्नई, मदुरई और त्रिची और कोयम्बटूर का दोस्तों यहां पर तमिलनाडु से नाम देखने को मिलता है। इसमें स्क्वैश को शामिल किया गया था गेम को, जबकि सिलंबम जो कि एक स्वदेशी मार्शल आर्ट कला है उसको प्रदर्शन खेल के रूप में दोस्तों यहां पर शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखना। इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश दोस्तों 6 गोल्ड मेडल लाया, 12 सिल्वर मेडल लाया और 12 कांस्य लेकर आया। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, टोटल 30 मेडल हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 14th रैंक दोस्तों हमें मध्य प्रदेश की देखने को मिल जा रही है। यदि मैं पदक तालिका की बात करता हूं तो यहां पर आपको मेडल टैली देखने को मिल रही है, जिसमें मध्य प्रदेश का कौन सा रैंक है भैया, तो मध्य प्रदेश को 14वें स्थान पर आपको देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के 6 गोल्ड है, 12 सिल्वर है, 12 क्या है, ब्रॉन्ज है। टोटल मेडल कितने हो गए दोस्तों, 30 हो गए। टॉप पर कौन है, महाराष्ट्र, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे में हरियाणा, जबकि दिल्ली और राजस्थान को चौथा और 5वां स्थान मिला है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना भैया, है ना। ठीक है, चलो फटाफट कंप्लीट कर लेना। तो मध्य प्रदेश का स्थान हमें कौन सा मिल जाता है, 14th स्थान दोस्तों ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है। बजट में भी दोस्तों ये बहुत ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिला था जब हमने बजट डिस्कस किया था। तो ये आंकड़ा पहले 2 करोड़ का था, जिसको बढ़ाकर दोस्तों कितना कर दिया गया, तो ये 3 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, इसका लक्ष्य कितना हो गया है, तो 3 करोड़ हो गया, जिसमें लखपति दीदी का जो लक्ष्य है वो 2 करोड़ से हमें 3 करोड़ का देखने को मिल रहा है। जिसके अंतर्गत दोस्तों जो लखपति दीदी है, इसका मतलब ये है, जैसे मैं गांवों की बात करता हूं तो उसमें जैसे ड्रोन है, उसमें रिपेयरिंग की बात करें, या फिर उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी बल्ब है, ये सारी चीजें दोस्तों हमें लखपति दीदी योजना के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। इसमें निर्मला सीतारमण ने जो अंतरिम बजट दोस्तों आया है उसमें घोषणा की कि जिसके अंतर्गत जो एसएचजी है, जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह के नाम से जानते हैं, इसमें लखपति दीदी योजना का लक्ष्य दोस्तों बढ़ा दिया गया है। पहले ये दोस्तों जो लक्ष्य था ये 2 करोड़ था, अब ये कितना कर दिया गया है, तो ये 3 करोड़ कर दिया गया है। इसके तहत दोस्तों महिलाओं को जैसे प्लम्बिंग है, एलईडी बल्ब है, ड्रोन के रिपेयरिंग करने की बात करें तो उससे संबंधित दोस्तों यहां पर है ना, उनको क्या मिलता है, प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, जिससे कार्य के साथ में दोस्तों उनका सम्मान और कहीं ना कहीं धनराशि जो है, अर्निंग जो है वो भी इनकी यहां पर हो पाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के द्वारा यानी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहां पर किया गया। तो इसमें दोस्तों हमारा पोखरण का नाम आएगा, जैसलमेर के पास में किसका नाम आएगा, राजस्थान में, तो पोखरण का नाम दोस्तों एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 के अंतर्गत हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा। जिसके अंतर्गत दोस्तों यदि मैं भारतीय वायुसेना की बात करता हूं तो 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास में पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में ये हमें वायु शक्ति 24 का
आयोजन देखने को मिला। ठीक है, याद रखना ये बात है 17 फरवरी की। जबकि इसका जो लास्ट एडिशन था जो दोस्तों इससे पहले, वो हमें 16 फरवरी 2019 को यहां पर देखने को मिलता है। और इस वर्ष इस एक्सरसाइज में स्वदेशी विमान में तेजस है, प्रचंड है, ध्रुव है, इस तरीके से दोस्तों लगभग लगभग 121 विमान हैं जिन्होंने यहां पर भाग लिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अंतरिम बजट की। अंतरिम बजट 2024 में वह कौन सा मंत्रालय है जिसको सबसे अधिक फंड एलोकेट बजट में किया गया? रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय? तो दोस्तों याद रखना यहां पर यदि हम बात करेंगे तो रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा जो फंड है वो अंतरिम बजट के अंतर्गत दोस्तों यहां पर प्रदान किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द करेक्ट आंसर। डेटा दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत रक्षा मंत्रालय की बात करें तो यहां पर दोस्तों 6.2 लाख करोड़ रुपए का यहां पर दोस्तों फंड हमें देखने को मिलता है जो एलोकेट किया गया किसमें? तो रक्षा मंत्रालय में। इसके बाद दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का नाम आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का नाम आता है, जिसकी रैंक दूसरी है, मतलब दूसरे नंबर पे फंड एलोकेशन में कौन हो गया? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। जबकि पहले नंबर पे कौन है? तो ये हमें रक्षा मंत्रालय ही देखने को मिलेगा। दोस्तों आरबीआई ने अभी हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ये दोस्तों पहले हमें फरवरी देखने को मिल रहा था कि लास्ट डेट यहां पर फरवरी मंथ है, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके मार्च कर दिया गया है, जिसमें नाम किसका आएगा? तो पेटीएम दोस्तों पेमेंट बैंक का हमें नाम देखने को मिलेगा, जिसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ना होने की वजह से इसको प्रतिबंधित करने का फैसला आरबीआई के द्वारा लिया गया है। इसमें पेटीएम की यदि मैं बात करूंगा तो पेटीएम में दोस्तों वॉलेट वैसे ही काम करता रहेगा। ये फैसला दोस्तों प्रतिबंधित जो है ये हमें पेमेंट बैंक में पेटीएम में दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये डेटा भी आप सभी लोग यहां पर याद रखना। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर ये रहा कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये कब मनाया जाता है दोस्तों, है ना? अच्छा, इससे पहले आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना कि पेटीएम के दोस्तों फाउंडर के तौर पे किनको जाना जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड की दोस्तों बात करें तो 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी को हम दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड डे दोस्तों मनाते हैं। तट रक्षक यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर दिवस रूप के यहां पर जाना जाता है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ठीक है, जिसको हम भारतीय तटरक्षक के नाम से जानते हैं, जिसकी टैगलाइन है वयम रक्षामा। ये वयम रक्षामा क्या है? तो ये इसकी हमें यहां पर टैगलाइन देखने को मिलेगी। दोस्तों इसकी जो घोषणा थी ना वो 18 अगस्त 1978 में की गई थी, जबकि भारतीय तटरक्षक जो बल है इसकी जो स्थापना है वो 1 फरवरी 1977 में यानी 1 फेब 1977 में देखने को मिलेगी। आपको पता है कि जब मैं राकेश पाल की बात करता हूं तो वो कौन है? भारतीय तटरक्षक बल के हेड के तौर पे इनका नाम हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो भैया क्लियर हो गई बात, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों फिर से नियुक्त किया गया है? जिसमें हम एसीसी की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें बीसीसीआई के हमारे जो सेक्रेटरी हैं जय शाह का नाम आता है, जिनको वापस से भैया एशियाई क्रिकेट परिषद में दोस्तों अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कौन झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पे यहां पर जिनका नाम हमें देखने को मिलेगा। हेमंत सोरेन का इस्तीफा मिला और इसके बाद में दोस्तों झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसमें चंपई सोरेन का दोस्तों नाम हमें देखने को मिलेगा। जबकि कमेंट करके आप बताओगे दोस्तों कि यहां पर गवर्नर के तौर पे झारखंड के राज्यपाल के तौर पे किनका नाम देखने को मिलता है। कमेंट जरूर करते जाना क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो मैं आपसे क्वेश्चन यहां पूछ रहा हूं उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स पे भी देते जाइएगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम बात करते हैं ट्राई की, है ना, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका गठन दोस्तों 1997 में किया गया था। ये भारत में टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर के तौर पे जाना जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है, बॉस है, जिसमें दोस्तों अनिल कुमार लोहाटी जी को
क्या बनाया गया, तो इनको दोस्तों ट्राई का नया अध्यक्ष बनाया गया है, जो पीडी वाघेला को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले पीडी वाघेला जी का नाम आता था, जो कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में यहां पर जाने जाते थे। क्लियर होगी बात भैया? चलो, तो ये ट्राई के अध्यक्ष आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, याद रखना। ठीक है, चलो, ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हेज गिंगोब का 82 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसमें नामीबिया है, इथोपिया है, नाइजीरिया है, या फिर दोस्तों मोरक्को का नाम हमें यहां पर विकल्प में देखने को मिल रहा है। यदि फोटो देखकर पहचान कर पा रहे हो, आप इनको जानते हो, तो एक बार मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर बता देना। ठीक है, बता पाओगे? वेरी गुड। ठीक है, आंसर देना। तो यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे, तो फिलहाल राष्ट्रपति में यहां पर दोस्तों नाम हमें नामीबिया का देखने को मिलता है। विंडहॉक आपको पता है नामीबिया की क्या है, कैपिटल है ना। यहां से क्या लाए गए हैं, चीते लाए गए हैं, याद आ रहा था ना। चलो भैया, तो ये जो हेज गिंगोब है, इनका नाम दोस्तों हमें देखने को मिलता है नामीबिया के राष्ट्रपति के तौर पे। ठीक है ना भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो नामीबिया के राष्ट्रपति हेज गिंगोब हैं, जिनका दोस्तों 4 फरवरी को निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेमी अवार्ड्स की हम बात करते हैं। तो ग्रेमी अवार्ड्स में दोस्तों बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा का विषय रहा, जिसमें दिस मूवमेंट का दोस्तों हमें यहां पर नाम देखने को मिल जाएगा, जिसमें कौन कौन संगीतकार हैं। तो शंकर महादेवन का नाम आएगा, जाकिर हुसैन का नाम आता है, जिन्होंने अपने एल्बम दिस मूवमेंट के लिए दोस्तों बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रेमी जो अवार्ड्स है वो जीता है, जिसमें उनके फ्यूजन बैंड में शक्ति का ये एल्बम दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है। इसमें 5 हमें भारतीय दोस्तों संगीतकार ग्रेमी अवार्ड से मिलेंगे, जिसमें तबला वादक में दोस्तों यहाँ जाकिर हुसैन का नाम आएगा, बांसुरी वादक में राकेश चौरसिया है, और दोस्तों शंकर महादेवन का नाम भी दोस्तों हमें यहाँ पर गायक के तौर पे देखने को मिल जाता है। नाम क्या हो गया, तो शंकर महादेवन का नाम हो गया। इसके अलावा दोस्तों वायलिन वादक में गणेश राज गोपालन का नाम आता है, और दोस्तों ताल वादक में यहाँ पर सेल्वा गणेश विनायक राम का नाम हमें 5 संगीतकार का दोस्तों इस ग्रेमी अवार्ड के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है भैया, चलो। इसके अलावा जो एल्बम दिस मूवमेंट है, ये पिछले साल दोस्तों हमें जून में देखने को मिला था, जिसमें जॉन मैकलाग्लिन भी थे, जाकिर खान है, ठीक है, हुसैन है, शंकर महादेवन है, इसके अलावा सेल्वन गणेश है, और गणेश राजगोपालन का नाम दोस्तों देखने को मिलता है, जिनके 8 गाने हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। कौन से नंबर का ग्रेमी अवार्ड था, तो ये 66 नंबर का था। कहां पर हुआ दोस्तों, लॉस एंजल्स में हुआ, अमेरिका में, याद रखना। कौन से नंबर का था, 66 नंबर का। इसमें दोस्तों यदि मैं जाकिर हुसैन की बात करूं, तो इनको पश्तो में उनके योगदान के लिए बेला फ्लैक और एडगर मेयर के साथ में दोस्तों राकेश चौरसिया के साथ में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन में दोस्तों इनको ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का जो ग्रेमी अवार्ड था, उसमें सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया है, जिसमें दोस्तों क्या नाम आएगा, तो यहां पर मिडनाइट्स का नाम हमें दोस्तों देखने को मिल जाएगा। और मिडनाइट्स की यदि हम बात करेंगे, तो इसमें टेलर स्विफ्ट है ना, टेलर स्विफ्ट का दोस्तों यहां पर ये एल्बम ऑफ द ईयर में 14th ग्रेमी एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब इनके द्वारा जीता गया, जिसमें मिडनाइट्स की दोस्तों अब हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, याद रहेगा, लॉस एंजल्स तो मैंने पहले ही बता दिया है कि यहां पर दोस्तों ये ग्रेमी अवार्ड आपको देखने को मिले थे, इनका आयोजन देखने को मिला था। तो पॉप सिंगर में टेलर स्विफ्ट जो है दोस्तों, इनको मिडनाइट के लिए 4था एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार भी इन्होंने जीता है, याद रखना। नाम क्या हो गया, टेलर स्विफ्ट, जिनकी आप फोटो यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है भैया, चलो, ठीक है, हाँ। तो ये दोस्तों जो ग्रेमी में सबसे अधिक जीत के साथ में संगीत आइकन में फ्रैंक सिनात्रा, पॉल साइमन और दोस्तों जो स्टीवी वंडर हैं, उनको भी इनके द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है, जिसमें दोस्तों किसका नाम आएगा, टेलर स्विफ्ट का नाम हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किनके द्वारा बनाया गया है? तो इसमें दोस्तों नाम क्या आएगा? ओलेग कोनोनेंको का नाम मिलेगा, जो कि सर्वाधिक समय दोस्तों स्पेस पर बिताने वाले दोस्तों ये व्यक्ति, अंतरिक्ष यात्री ये बन गए हैं, याद रखना, ठीक है। इसमें रूसी अंतरिक्ष यात्री में दोस्तों नाम किसका आता है? ओलेग कोनोनेंको का नाम हमें देखने मिलेगा, जो लगभग लगभग 878 यानी 878 डेज तक दोस्तों, है ना, एक लगभग लगभग 2.5 साल से अधिक समय हो गया तो अंतरिक्ष पर इन्होंने बिताया, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों इनके द्वारा बनाया गया। तो ये रूसी अंतरिक्ष यात्री के तौर पे हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनके साथ में दोस्तों गेनेंडी पलट का नाम भी यहां पर देखने को मिलता है। और जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसने बोला है कि ओलेग कोनोनेंको दोस्तों उन्होंने अपने अंतरिक्ष करियर में सबसे पहले इंजीनियर के रूप में शुरुआत की थी, और पहली बार दोस्तों 2008 में पहली स्पेस यात्रा के तौर पे इनका नाम हमें ओलेग कोनोनेंको का देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में किस विश्वविद्यालय ने मानव डीएनए बैंक लॉन्च किया है? यह भी क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है कि मानव डीएनए बैंक लॉन्च करने वाला दोस्तों विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, जो कि हमें कहां मिलेगा? बनारस में देखने को मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यहां पर टिक कर देते हैं, याद रखना। चलिए, सार्वजनिक परीक्षा या पब्लिक एग्जामिनेशन बिल की हम बात करें, जिसमें दोस्तों, है ना, यदि कोई, है ना, नकल कर रहा है या फिर कोई करा रहा है, इस तरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, धांधली देखने को मिलती है एग्जाम में, तो उसको लेकर दोस्तों ये हमें विधेयक देखने को मिलता है, जिसका उद्देश्य क्या है? परीक्षा का कठिनाई स्तर बढ़ाना, सार्वजनिक परीक्षाओं की संख्या कम करना, निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना, या एग्जाम ऑनलाइन कराना। तो बिल्कुल दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे निष्पक्ष तरीके से जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराना, जिसमें यूपीएससी, एसएससी है, आईबीपीएस है, रेलवे है, केंद्र सरकार के दोस्तों परीक्षाओं को अभी शुरुआत में यहां पर शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत दोस्तों ये जो विधेयक 2024 का हमें देखने को मिलता है, सरकारी भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी जो है ना उसको रोकने को लेकर, या फिर पेपर लीक हो रहा है, या फिर दोस्तों मैं उत्तर पुस्तिकाओं की बात करता हूं, ओएमआर की बात करता हूं, उसकी छेड़खानी हमें देखने को मिलती है, तो इसको लेकर दोस्तों 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ दोस्तों यहां पर हमें अधिकतम जुर्माने का प्रावधान भी देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत दोस्तों बात करें, शुरुआत में न्यूनतम जो है ना वो 3 साल की सजा है। न्यूनतम कितनी है? 3 साल की सजा है, जिसको फिर आगे 5 साल, 10 साल ये अधिकतम हो गई, और 1 करोड़ का दोस्तों मैक्सिमम यहां पर जुर्माना भी आपको देखने को इसमें मिल जाएगा, ठीक है भैया, याद रखना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेहनत करते हैं दोस्तों, तो उनके लिए बहुत नुकसान होता है कि जब एक स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो उसके पीछे पूरा परिवार होता है, उनकी उम्मीदें होती हैं, तो कहीं ना कहीं भैया ये चीज यहां पर अच्छी हो रही है कि भैया जो नकल करा रहे हैं या जो धांधली कर रहे हैं तो उनको लेकर यहां पर रोकथाम दोस्तों इस बिल के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। इसमें दोस्तों यदि कोई क्वेश्चन पेपर या ओएमआर लीक होती है, या उत्तर पुस्तिकाओं में दोस्तों कोई इस तरीके की पहुंच एक्सेस करता है अनऑथराइज तरीके से, या ऐसे लोग दोस्तों जो कहीं ना कहीं आंसर की को लीक कर देते हैं, तो वो सारे यहां पर दोस्तों दंड के रूप में देखने को मिलेंगे। या फिर कई बार फर्जी वेबसाइट बनाकर धोखा देने की बात कही जाती है, या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन यदि ब्रेक होता है पब्लिक एग्जामिनेशन के अंतर्गत, तो उसको लेकर ये दंड का प्रावधान दोस्तों इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आप फोटो देखिएगा दोस्तों, ये कौन है? तो इनका नाम है कार्ल वेदर्स। इनका नाम क्या है? कार्ल वेदर्स। इनका 76 वर्ष की उम्र में दोस्तों निधन हो गया। इनका निधन हो गया 76 वर्ष की उम्र में। और ये दोस्तों रॉकी में अब यहां पर एक आप बोल सकते हो सह अभिनेता के तौर पे इनको वहां पर देखा जाता है, तो रॉकी से इनकी विशेष पहचान देखने को मिली थी। इसके अलावा एक मूवी आई थी जिसका नाम था प्रेडेटर, उसमें भी इनका एक बहुत दमदार भरा दोस्तों हमें अभिनय देखने को मिलता है, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि पेरिस ओलंपिक की बात करें जो कि 2024 में होने वाले पेरिस फ्रांस में, उसमें मसाल वाहक के तौर पे दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी का चयन किया गया है। और अभिनव बिंद्रा दोस्तों कौन है? तो आपको पता होगा, यदि मैं यहां पर 2008 के ओलंपिक की बात करता हूं तो इसमें ये गोल्ड मेडल दोस्तों व्यक्तिगत रूप से लाने वाले
पहले भारतीय हमें देखने को मिल जाते हैं जिनका नाम क्या है, तो यहां पर दोस्तों हमें ये नाम अभिनव बिंद्रा का देखने को मिल जाएगा और इनका संबंध शूटिंग से है। ठीक है, 2008 का जो ओलंपिक हुआ था कहां पर हुआ था, बीजिंग में, और उसमें 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल दोस्तों जीता था। तो ये ओलंपिक मसाल रिले में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक, जिसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय हमें जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। ठीक है, 1966 में स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत में किसे नए निदेशक के रूप में एडीबी में नियुक्त किया गया, तो इसमें दोस्तों नाम किसका आएगा, तो मियो ओका का आपको यहां पर नाम देखने को मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों मियो ओका भारत में बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। और इन्होंने दोस्तों ताकेई कोनिसो, जिनका नाम आता है कोनिसी, इनका स्थान किनके द्वारा लिया गया दोस्तों, मियो ओका के द्वारा लिया गया है। तो ये एडीबी में दोस्तों जो ऑपरेशन वाला डिपार्टमेंट है वो सारी चीजें यहां पर देखेंगी। एडीबी कब बना, 19 दिसंबर 1966 में, और इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, सॉरी हाँ, तो एडीबी का जो मुख्यालय, सर मैंने पहले मनीला यहां पर बोल दिया था, यदि मैं दोस्तों यहां पर बात करता हूं एडीबी की, तो इसका हेड ऑफिस हमें मनीला फिलीपींस में देखने को मिलेगा। शायद मैंने पहले यहां पर जकार्ता बोल दिया था, जो कि आसियान का हेड ऑफिस है। ठीक है भैया, तो ये डेटा आप यहां पर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में क्वेश्चन भैया गलत मत करना। ठीक है, चलो क्लियर हो गई बात। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक के तौर पे दोस्तों यहां पर जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री किनको बनाया गया है। दोस्तों आप फोटो देखिएगा, तो ये फोटो दिख रही है आपको ओल्जास बैक्टेनोव की, किनकी देखने को मिल रही है, ओल्जास बैक्टेनोव की, जो कि कजाकिस्तान के दोस्तों प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। जबकि राष्ट्रपति की बात करते हैं काजिम जोमार्ट टोकायेव, इन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ में उल्जास बैक्टेनोव को दोस्तों अपना यहां पर फिलहाल प्रधानमंत्री चुना है। ठीक है ना, तो ये नाम भी आप यहां पर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े भैया, याद रख पाओगे, गलत तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, इनका संबंध हमें किस क्षेत्र से या किस फील्ड से देखने को मिलेगा। तो आप सभी को पता है दोस्तों, यदि मैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति के जनक की बात करता हूं, तो उसमें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का नाम सबसे टॉप पर हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री में पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और दोस्तों डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का नाम देखने को मिलेगा। जबकि इससे पहले कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम भी भारत रत्न में देखने को मिला, यानी टोटल 5 यहां पर शख्सियत हो गए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कि कब की बात करेंगे, 2024 की। एम एस स्वामीनाथन का दोस्तों जो जन्म है ये 1925 में हुआ था, जबकि ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में महानिदेशक और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों सरकार की मैं बात करूं, किन 2 प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इसमें दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव का नाम आता है, और इसके साथ में दोस्तों इनके साथ में चौधरी चरण सिंह का नाम दोस्तों देखने को मिलेगा, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव और इनके साथ में एम एस स्वामीनाथन का दोस्तों नाम आता है, जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। इसमें दोस्तों यदि मैं अभी तक प्रधानमंत्री की बात करूं, तो 6 प्रधानमंत्री और 1 अंतरिम प्रधानमंत्री है जिनका नाम भारत रत्न में हमें अभी तक टोटल देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, एक दिवस है जो कि 13 ऑफ फेब को मनाया जाता है, जिसको हम वर्ल्ड रेडियो डे के नाम से जानते हैं, विश्व रेडियो दिवस के रूप में जानते हैं। याद रखना जिसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम दोस्तों हमें आ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग देखने को मिलेगी, जो कि वर्ल्ड रेडियो डे की थीम है। यूनेस्को के द्वारा 2011 में दोस्तों वर्ल्ड रेडियो डे की हमें यहां पर शुरुआत देखने को मिल जाती है। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2024 अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप जो है ये किस देश के द्वारा जीता गया है। भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, और इसके बाद में दोस्तों हमें यहां पर इंग्लैंड का भी नाम यहां पर देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया,
चलो सभी लोग आंसर दे देना। तो भैया यहां पर नाम किसका आएगा, तो यहां पर दोस्तों है ना, यहां पर हमें ऑस्ट्रेलिया का नाम देखने को मिल जाएगा। किसका नाम, तो ये ऑस्ट्रेलिया का नाम हमें दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाएगा। डेटा याद रखना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, उपविजेता भारत, और कहां पर हुआ, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ। तो भारत को ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों 79 रन से यहां पर हरा दिया। जैसे भारतीय कप्तान की बात करते हैं तो उदय सहारन का नाम हमें इंडियन कैप्टन में दोस्तों अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा चौथी बार दोस्तों अंडर 19 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, जबकि इससे पहले 1988, 2002, 2010 में भी ये खिताब जीत चुका है। जबकि 14 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता, भारत जबकि 5 बार चैंपियन है, जिसमें 2000, 2008 हो गया, 12 है, इसके बाद 18 और 2022 में खिताब ये भारत के नाम पर हमें दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश, यदि मैं विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक की बात करता हूं तो विश्वविद्यालय में जो कुलपति हैं इनको अब हम किस नाम से जानेंगे। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम हमें देखने को मिलता है विधेयक, उसमें अब उन पर्टिकुलर कुल सचिव को, कुलपति की मैं बात करता हूं, तो उन कुलपति को हम किस नाम से जानेंगे, तो कुल गुरु के नाम से जानेंगे। जिसमें एक सम्मान की बात में यहां पर डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा ये एक निर्णय दोस्तों यहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कब से किया गया है। जिसमें दोस्तों 20 फरवरी का हमें यहां पर नाम देखने को मिलता है, और इसमें आपने देखा होगा कथक कुंभ का भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों यहां पर बनाया गया है। 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव की दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत कब हुई, तो यहां पर दोस्तों आप सभी लोग याद रखना, जब हमें 1975 की बात करूंगा तो खजुराहो नृत्य महोत्सव हमें यहां पर दोस्तों देखने को मिल जाता है। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो भैया, फटाफट बता दो कि खजुराहो नृत्य महोत्सव की स्थापना हमें कहां कब देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलिए लिख लिया सभी ने। ओके, इसमें दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आंकड़े की बात करें तो 1484 यानी 1484 जो कथक कुंभ के अंतर्गत दोस्तों है ना प्रतिभागी थे, उनके द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसको हमने कथक कुंभ के नाम से जाना। इससे पहले तबला वाला रिकॉर्ड भी बन चुका है, जिस पर तबला दिवस की घोषणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा 25 दिसंबर में। कब से शुरुआत हुई, तो 1975 में इसकी हमें शुरुआत देखने को मिलती है, जिसमें अलाउद्दीन खां संगीत जो हो गया संस्कृति विभाग के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों संगीत एवं कला अकादमी है, जो मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद है, उसके द्वारा दोस्तों हर साल ये खजुराहो नृत्य समारोह जो है इसका आयोजन दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों बात करें तो कंदरिया जो महादेव मंदिर है, जिसमें हम खजुराहो की बात करेंगे, और देवी जगदम्बा मंदिर है, उसके मध्य में जो दोस्तों हमें जगह देखने को मिलती है स्थान, वहां पर ये उत्सव का हमें आयोजन दोस्तों देखने को मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया है कि ओल्जास बैक्टेनेव को भैया किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो यहां पर हमें कजाकिस्तान का दोस्तों नाम देखने को मिल जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। चलिए अगली दोस्तों एक रिपोर्ट है, जिसको हम टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के नाम से यहां पर जानेंगे। इसके अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर भैया कौन सा देखने को मिलेगा, तो याद रखना इसमें लंदन का नाम हमें दोस्तों सबसे धीमे ट्रैफिक के तौर पे सबसे धीमे दोस्तों कार चलाने की बात करें, इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें यहां पर देखने को मिलता है। सबसे धीमा शहर कौन सा है, तो लंदन है। ठीक है, जिसमें औसतन गति दोस्तों हमें 14 किलोमीटर, मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे में 14 किलोमीटर की रफ्तार, कितना स्लो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जबकि दोस्तों इसमें यात्रा का समय, फ्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है ना, ये सारी चीजें दोस्तों यहां पर देखी जाती हैं, और इसके बाद में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें दोस्तों यदि मैं बात करूं तो बेंगलुरु का नाम 6वें स्थान पर है, जबकि पुणे का नाम दोस्तों हमें 7वें स्थान पर देखने को मिलता है। पहले नंबर पे लंदन है, और दूसरे नंबर पे दोस्तों डबलिन का नाम हमें देखने को यहां पर मिलेगा। बेंगलुरु हमारे भारत से 6ठे नंबर पे है, दिल्ली 44 नंबर पे है, जबकि मुंबई का रैंक दोस्तों हमें 52 नंबर यानी 52वां यहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए
अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इसरो के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है एस सोमनाथ दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1969 में की गई और इसका मुख्यालय हमें बेंगलुरु में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों केपीपी जो नाम्बियार पुरस्कार है ये किनको प्रदान किया गया, तो ये इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ जी को प्रदान किया गया। डेटा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ये डेटा यहाँ पर याद रखना, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों फिनलैंड की बात करेंगे, तो फिनलैंड में हमारे पास में दोस्तों राष्ट्रपति में नाम किसका आएगा, तो अलेक्जेंडर स्टब का नाम हमें देखने को मिलता है। फिनलैंड की कैपिटल कमेंट बॉक्स पे जरूर बता देना। तो फिनलैंड के राष्ट्रपति में दोस्तों अलेक्जेंडर जो स्टब है ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनको फिनलैंड का राष्ट्रपति यहां पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में दोस्तों आयुर्वेद कॉलेज एवं एक्सीलेंस जो कॉलेज हैं वो स्थापित किए जाएंगे, जिसमें अनूपपुर का नाम है, मंडला है, शहडोल है और उमरिया का दोस्तों यहां पर हमें नाम देखने को मिल जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्लास में दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार क्लास में कराया है। चलिए तो फिलहाल दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे तो किसका नाम आएगा, मंडला का दोस्तों यहां पर हमें नाम देखने को मिल जाता है, जहां पर आयुर्वेद महाविद्यालय के साथ साथ जो एक्सीलेंस कॉलेज है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया, चलो बहुत शानदार। ठीक है, यहां पर वीरांगना रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। देश के पहले तांबे से बने बापू टावर दोस्तों किस शहर में बनाया जा रहा है, इसमें नाम किसका आएगा, इंदौर है, जयपुर है, गांधीनगर है और पटना है। तो दोस्तों यदि मैं पटना बिहार की बात करूंगा तो यहां पर दोस्तों हमें बापू टावर देखने को मिलेगा जो देश का पहला तांबे से बना है। यहां पर दोस्तों आप फोटो देखिएगा तो ये जो आपको बापू टावर दिखाई दे रहा है ये पूरी तरीके से बाहर आपको तांबे के आवरण में दिखाई दे रहा है, जो लाइट में एक बहुत अच्छा फ्रेम आपको दिख रहा है। और इसके अंदर दोस्तों महात्मा गांधी जी की कुछ ऐसी यादें जो बिहार से जुड़ी हुई हैं और उनकी भैया बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको यहां पर प्रदर्शित किया गया एग्जीबिशन के रूप में, जो महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, याद रखना। तो राष्ट्रपति यहां पर राष्ट्रपिता जो हैं महात्मा गांधी जी हैं, उनके समर्पित पूरा देश का पहला दोस्तों ये बड़ा दोस्तों है ना एक बापू टावर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बिहार के पटना में देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों ये गर्दनी बाग है ना, बिहार में यदि मैं पटना में गर्दनी बाग की बात करूंगा तो वहां पर ये तैयार हो रहा है लगभग, और इसकी ऊंचाई हमें 120 फीट की आसपास की देखने को दोस्तों मिल रही है। लगभग 6 मंजिल टावर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें ऐतिहासिक घटनाएं हैं, है ना, महात्मा गांधी जी के विचार हैं, उनकी प्रमुख भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में क्या रही, बिहार से साथ में जुड़ी हुई उनकी कौन कौन सी यादें हैं, तो यहां पर दोस्तों प्रदर्शनी के रूप में उनको यहां पर शामिल किया जाएगा। ठीक है भैया, है ना, आप समझ रहे हैं 10,000 वर्ग मीटर में ये कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर विश्व की पहली एयर टैक्सी दोस्तों सेवा शुरू कर रहा है, और इसमें नाम किसका आएगा, दुबई का नाम आएगा, जिसमें अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट हमें समिट भी दोस्तों देखने को मिलती है और इसमें टैक्सी सेवा शुरू करने में दोस्तों समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। जिसमें यदि मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात करता हूं जिसमें नरेंद्र मोदी जी की हमें उपस्थिति भी दोस्तों देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य हमें क्या देखने को मिलेगा, तो 1 करोड़ घरों को दोस्तों मुफ्त बिजली से हमें दोस्तों रोशन करना है, ये इसका उद्देश्य है। जबकि प्रधानमंत्री सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है इसका उद्घाटन दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहां पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना कब किया गया, 13 फरवरी को। इसमें दोस्तों 75,000 जो करोड़ है रुपए से ज्यादा निवेश हमें देखने को मिलता है, जिसमें लक्ष्य रखा गया कि 1 करोड़ घरों को दोस्तों मुफ्त में हमें विद्युत यहां प्रदान करना है, जिसमें 300 यूनिट तक की बिजली जो है मुफ्त यहां पर मिलने वाली है। इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल एकीकृत किया गया और पीएम सूर्य गृह दोस्तों यहां पर घर का नाम आता है .gov.in, ये हमें वेबसाइट भी देखने को मिल जाती है जहां पर आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना। इसके अंतर्गत दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, भारत का नागरिकता हो, परिवार की आय 1.5 लाख से यदि कम है ना, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों इस योजना का लाभ यहां पर पा सकता है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है आईसीसी मेंस ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड में किसका नाम यहां पर शामिल किया है। दोस्तों यहां पर मैं महिला और पुरुष दोनों क्रिकेटर की यहां पर बात करूंगा, जिसमें दोस्तों नाम किसका आएगा, तो यहां पर दोस्तों सामर जो जोसेफ हैं, इनका नाम दोस्तों हमें देखने को मिल जाएगा, जिनकी फोटो आप देख पा रहे हैं दोस्तों। आईसीसी यदि मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करता हूं तो इनका नाम हमें मिल जाएगा समर जोसेफ का। एक बार कमेंट करके बताना कि इनका संबंध किस देश से देखने को मिलेगा। जबकि आयरलैंड से एमी हंटर है, जिनको महिला क्रिकेट दोस्तों है ना, महिला क्रिकेट में विमेंस यदि मैं प्लेयर ऑफ द मंथ में जनवरी की बात करता हूं दोस्तों, तो इनका नाम हमें एमी हंटर का यहां पर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम होमवर्क की बात कर लेते हैं कि आज के क्वेश्चन का कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, जिनके आंसर आप क्लास के बाद में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों कौन है। सुधीर सक्सेना, बसंत प्रताप सिंह, प्रशांत सिंह या इकबाल सिंह बैस का नाम आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के जी की पुण्यतिथि जो है वो किस दिन मनाई जाती है दोस्तों, है ना। डेथ एनिवर्सरी 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी या फिर 18 फरवरी। अगला क्वेश्चन होमवर्क का है, भारतीय वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, ठीक है। और आईआरसीटीसी में दोस्तों नए मैनेजिंग डायरेक्टर किनको बनाया गया। विजय शर्मा, संजय कुमार जैन, आलोक सिन्हा या फिर राजीव प्रसाद सिन्हा का दोस्तों यहां पर नाम देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है होमवर्क का, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन जो स्टेडियम है इसका नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया। जय शाह, कपिल देव, राहुल द्रविड़ या निरंजन शाह का दोस्तों हमें यहां पर ये नाम देखने को मिलेगा। चलिए भैया, तो आज का ये सेशन था जिसमें हमने फरवरी महीने से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट खबरें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भैया दृष्टिकोण से समझी है। तो उम्मीद है आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके यहां पर फरवरी मंथ के अंतर्गत दोस्तों यहां क्लियर हो गए होंगे। चलिए तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो भैया, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।